नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राजनीति, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। और राजनीति यानी राज्यों की चुनावी रणनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या क्या है इस बार के आम चुनाव के समीकरण, इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और वहां की रणनीतिक स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है केरल की। केरल दक्षिणी भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी खूबसूरती और सियासत दोनों की वजह से हमेशा चर्चा में रहता है। हाल ही में पीएम मोदी ने केरल के पथनमथिट्टा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। आज उन्होंने पलक्कड़ में एक रोड शो भी किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तो आइए शुरुआत करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राजनीति की। और केरल भारत का दक्षिणी राज्य जिसके अपने मुद्दे हैं, अपनी भाषा है और अपनी कुछ सियासी समीकरण भी है। यहां कुछ हटकर है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। देश की सियासत में केरल की ये 20 सीटें किसी का भी खेल बना या फिर बिगाड़ सकती हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस समय 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। उसे भी दक्षिण के इस राज्य में कुछ कमाल दिखाने की जरूरत है। अगर तमाम सर्वे की बात करें तो केरल में भाजपा इस बार बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी केरल में अब तक कोई भी लोकसभा सीट जीत नहीं पाई है। हालांकि इस बार बीजेपी की कोशिश जनसेना की मदद से कुछ सीटों पर जीत हासिल करने की होगी। बीजेपी ने पिछले कुछ समय में यहां बड़े चेहरों को अपने साथ जोड़ा है। इससे पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है, लेकिन सीट जीतने में अभी तक उसको सफलता नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल में 15 सीटें मिली थी और 2014 की तुलना में गठबंधन को 7 सीटों का फायदा हुआ था। केरल के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस नेताओं को एक बड़ा संकट सता रहा है और वो है दल बदल का। कांग्रेस पार्टी में हाल ही में हुए बड़े नेताओं के पलायन से केरल में भी पार्टी के लिए अनिश्चितता और आत्मनिरीक्षण का माहौल पैदा हो गया है। प्रमुख कांग्रेस नेता के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल के पाला बदलने और इससे पहले एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के भाजपा में आने से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को बड़ा झटका लगा है। वहीं इस राज्य का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही लेफ्ट पार्टियां केरल में कांग्रेस के खिलाफ है। यानी कि पश्चिम बंगाल के उलट केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। वायनाड सीट पर लेफ्ट की तरफ से महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। केरल की राजनीति पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं यहां के कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर। और अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, यहां की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। केरल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 34 लाख है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख है और महिला जनसंख्या 1 करोड़ 73 लाख है। तो आप ये समझ सकते हैं कि महिलाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है और इसके लिए केरल जाना भी जाता है। और लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की राष्ट्रीय औसत दर 72.98% है। तो केरल की जो औसत दर है साक्षरता की वो 94.01 है। पुरुष 96.11% साक्षर हैं तो महिलाएं 92.07% साक्षर हैं। तो साक्षरता दर में जो उच्चतम श्रेणी में जो राज्य आते हैं उनमें से केरल एक है। और जो मेन विमेन रेशियो है उसमें भी यहां महिलाएं अधिक है पुरुषों की अपेक्षा। केरल लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल मतदाता 2 करोड़ 70 लाख है। पुरुष मतदाता 1 करोड़ 31 लाख और महिला मतदाता 1 करोड़ 39 लाख है। यानी कि यहां पर महिला मतदाता जाता है। थर्ड जेंडर की बात करें 309 है। बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आईयूएमएल है, सीपीआईएम, आरएसपी और केसीएम। तो ये सारी पार्टियां इस बार चुनाव में नमूदार हैं। यूडीएफ, एलडीएफ और बीजेपी के तौर पर, या ये कहा जाए कि एनडीए के तौर पर। और अब इस तो केरल की सियासत पर चर्चा